हम लोग जो है मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग ये भी हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है, समझ में आया था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल? झलक समझ में आया? यस मैम। हाँ, आज हम लोग देखेंगे दूसरा मॉडल है मॉडल ऑफ टीचिंग। ये इसका नाम है साइंटिफिक इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं वैज्ञानिक जांच शिक्षण प्रतिमान। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, कौन बताएगा? साइंटिफिक इंक्वायरी टीचिंग मॉडल क्या है? इंक्वायरी शब्द से मुझे लगता है आप लोग सब लोग परिचित हैं। मैम हाँ, मैम किसी चीज की साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल करके तब तथ्यों तक पहुंचना। हाँ, जांच पड़ताल करना और उसके बाद उसके फैक्ट्स तक पहुंचना, ये बिल्कुल सही है। पर हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो जो टीचिंग मॉडल है वो पूरा उसका निचोड़ जो है इंक्वायरी शब्द में छुपा हुआ है, ठीक है। इंक्वायरी क्या होती है? पूछताछ जांच करना। हाँ, पूछताछ करना या जांच करना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं, कौन सी क्यूरियस प्रवृत्ति की होती है? हाँ, क्यूरियस होते हैं क्यूरियस, मैम। बिल्कुल जिज्ञासु होते हैं। तो वे अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए किसी तत्व, समस्या, वस्तु के विषय में जांच करने, पूछताछ करने में आनंद का अनुभव करते हैं और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज में प्रश्न पूछते हैं, पूछते हैं कि नहीं, ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो उनमें जिज्ञासा ज्यादा होती है और जब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है वो तब तक वो प्रश्नों को पूछते रहते हैं। तो छोटे बच्चों के अलावा हम लोग भी जो है व्यक्ति भी अपने पर्यावरण के बारे में जानने के लिए तरह तरह के प्रश्न करता है, ठीक है। जैसे पहाड़ों के बारे में प्रश्न पूछना, पेड़ पौधों के बारे में प्रश्न पूछना, ठीक है। अब जब वो प्रश्न पूछता है तो उन प्रश्नों का तार्किक रूप से अगर हम लोग उसको क्रमबद्ध करें तो हम जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान कर सकते हैं। तो जो हम लोग साइंटिफिक इंक्वायरी टीचिंग मॉडल की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले इसको दिया था रिचर्ड सकमैन ने 1966 में, ठीक है। वैज्ञानिक जांच शिक्षण प्रतिमान सबसे पहली बार रिचर्ड सकमैन ने 1966 में दिया था। तो उनका ये कहना था कि बालक जो है वो स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं और उनको जो है प्रश्न पूछने में आनंद आता है और वो जब तक प्रश्न पूछते रहते हैं जब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती। तो इस ट्रेनिंग मॉडल में इसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हुए तथ्यों की वैज्ञानिक ढंग से जांच करते हैं और विषय से संबंधित नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसमें जो भी छात्र होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है अपने फैक्ट्स को जांचने के लिए, वो भी कौन से तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। तो रिचर्ड सचमैन ने खोज प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया जिसके द्वारा बालकों को क्रमबद्ध प्रश्न पूछने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे वे संसार के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर सके, परिकल्पनाओं का निर्माण कर सके, उनका परीक्षण कर सके और उसके बाद जो है निष्कर्ष निकाल सके, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो एजम्पशंस हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के वो क्या है। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा नॉलेज है वो अनिश्चित है, ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो ये पूरा संसार है वो ज्ञान का भंडार है,
और हम लोग ये भी कहते हैं कि जो जब तक हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती हम लोग उसको खोजते नहीं है, है ना। तो आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जो है वो अनिश्चित है। किसी भी एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रभाव अगर पड़ रहा है तो उसके बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं। फिर समस्या समाधान के लिए सामूहिक प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास उत्तम होते हैं। अगर हम कोई भी समस्या हमारे सामने आ जा रही है तो उसका हल हम या तो सामूहिक प्रयास से निकाल सकते हैं या हम लोग व्यक्तिगत प्रयास से भी उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर व्यक्ति की खोज की प्रक्रिया सिखाई जा सकती है। इसके अलावा व्यक्ति अपने चिंतन पद्धति का विश्लेषण करना भी सीख जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्योंकि वैज्ञानिक जांच पद्धति की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के सामने दो बोतल रख दी जाए, ठीक है, बोतल ए और बोतल बी, और उस बोतल को किसी द्रव से भरे हुए आप टब में रख दें, ठीक है। बोतल ए एक टब में है, बोतल बी दूसरे टब में है, दोनों टब में लिक्विड भरा हुआ है। और जो बोतल है, बोतल ए का जो सिरा है उसमें एक बलून को आप बांध दीजिए, बोतल बी के सिरे में भी एक बलून को बांध दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है जब बच्चे अब इस बोतल को देखेंगे तो उनके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, बताओ। बोतल ए और बोतल बी, ठीक है, छात्रों के समक्ष रख दिया जाए। उन बोतलों के सिरे पे गुब्बारे बांध दिए जाए। एक गुब्बारा जो है बिना मतलब वो फूलता नहीं है, बोतल बी में जो गुब्बारा है वो फूल जाता है, ठीक है। और वो बोतल किसी न किसी लिक्विड में, एक टब में लिक्विड भरा हुआ है उसमें रखा गया है। तो विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेगा, तो जब वो बोतलों को देखेगा तो उसके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं जब बोतल ए और बी देखेगा। तो उसमें उसको दोनों अलग दिखाई दे रहा है। एक बोतल जो है उसमें गुब्बारा फूला नहीं है, दूसरे बोतल में गुब्बारा फूल गया है। तो वो क्या सोच सकता है? तो वही सोचेगा कि बोतल बी में जो गुब्बारा है वो फूला हुआ है, उसमें हवा भरी हुई है, बड़ा है वो। हाँ हाँ, तो जैसे इसके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि क्या दोनों बोतलों का आकार समान है, ठीक है। फिर क्या दोनों गुब्बारों का आकार समान है, क्या दोनों टब बराबर आकृति के हैं, क्या दोनों टब में भरा हुआ लिक्विड एक समान है, क्या दोनों टब का जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी एक समान है, क्या दोनों टब में भरे हुए द्रव का तापमान समान है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है उसके मन में आएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रश्न उसके दिमाग में आए हैं वो शिक्षक से पूछेगा और शिक्षक जो है इन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में देगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्वायरी है, इसमें आपको पूछना है। तो जैसे किसी छात्र ने पूछा कि क्या दोनों बोतलों का आकार समान है, तो टीचर ने क्या कहा, हाँ, बोतल ए और बोतल बी दोनों की आकृति या आकार एक समान है, ठीक है। दूसरा प्रश्न विद्यार्थी पूछेगा कि क्या दोनों गुब्बारों का आकार समान है, तो शिक्षक उसका क्या उत्तर देगा, हाँ, दोनों गुब्बारों का आकार भी समान है। फिर तीसरा प्रश्न फिर विद्यार्थी पूछेगा कि क्या दोनों टब बराबर आकृति के हैं, यानी कि जो टब में बोतल्स रखी गई हैं उनका साइज एक जैसा है। तो शिक्षक इसका उत्तर क्या देगा, हाँ, ठीक है। हाँ और ना में ही शिक्षक को बताना है, उसको पूरा नहीं बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद विद्यार्थी ये भी पूछ सकता है कि दोनों टब में जो द्रव यानी जो लिक्विड भरा है वो समान है, तो शिक्षक फिर से कहेगा कि हाँ, दोनों में एक ही समान लिक्विड भरा हुआ है। फिर विद्यार्थी पूछेगा कि जो दोनों टब में लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी समान है, तो टीचर कहेगा कि हाँ, डेंसिटी भी समान है।
फिर क्या दोनों टबों में भरे द्रव का तापमान समान है? तो टीचर कहेगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे विद्यार्थी क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बताओ? एक टब, दूसरा टब, टब ए टब बी दोनों एक जैसे हैं। टब ए में रखा हुआ बोतल, टब बी में रखा हुआ बोतल दोनों एक जैसे हैं। टब ए में भरा हुआ लिक्विड, टब बी में भरा हुआ लिक्विड दोनों एक जैसे हैं। तब भी टब ए में जो बोतल ए में जो गुब्बारा लगाया गया है वो नहीं फूल रहा है, बोतल बी में जो गुब्बारा लगाया है वो फूल गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षक ने बताया कि दोनों का तापमान अलग है। ठीक है, दोनों टब में जो लिक्विड भरा हुआ है दोनों का तापमान अलग है। तो टब बी का जो गुब्बारा फूला है वो किस लिए फूला होगा? तब बी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। टब बी में जो लिक्विड है उसमें उसका तापमान ज्यादा है, और तापमान जब ज्यादा होता है तो वो गैस जो है वो बलून में भर गई है, इसलिए उस टब बी में रखी हुई बोतल के ऊपर जो बलून है वो फूला हुआ आपको दिखेगा। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे तुम लोग गर्मियों में भी देखते हो कि गर्मी होती है बहुत तो टायर फट जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हवा गर्म होके ऊपर उठती है, जब हवा गर्म होके ऊपर उठी है तभी वो उसने बलून को फुलाया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो वो टब बी में बलून जो रखा है वो इसलिए फूला है क्योंकि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, वो गर्म लिक्विड है, और जो गर्म लिक्विड है वो भाप बन के ऊपर आया है और उस भाप ने जो है वो बलून को फुला दिया है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है उसमें जो विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछे और शिक्षक जो है उसका उत्तर हाँ या ना में दे। अब जो वैज्ञानिक जांच शिक्षण प्रतिमान है उसके एलिमेंट्स क्या हैं? हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि पहला एलिमेंट होता है फोकस, दूसरा होता है आपका सिंटेक्स, फिर आपका होता है सोशल सिस्टम, फिर आपका होता है सपोर्ट सिस्टम, फिर क्या होता है आपका एप्लीकेशन। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोकस, यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में फोकस क्या है। तो इस प्रतिमान का लक्ष्य, फोकस यानी लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या होगा कि छात्रों में खोज और जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनका वो किस प्रकार से विश्लेषण कर सकेंगे, उसमें उनको दक्ष बनाना और उन कौशलों का विकास करना जिससे कि वे स्वयं घटनाओं की व्याख्या कर सके और जितने भी तत्व हैं उसके बीच में क्या पारस्परिक संबंध है उसका खोज कर सके और सत्यता का पता लगा सके। तो फोकस यानी कि हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी कि डेवलपिंग द ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी इन स्टूडेंट्स। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि पूछताछ करने की योग्यता का विकास करना, डेवलपिंग द एबिलिटी टू इंक्वायर। तीसरा इसका फोकस या उद्देश्य ये है कि सृजनात्मक खोज की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी कि डेवलपिंग अमॉन्ग स्टूडेंट टू ट्रेंड ऑफ क्रिएटिव डिस्कवरी। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था बोतल ए और बोतल बी में, तो वो जो है उस उद्देश्य को कैसे पूरा करना है ये बताता है। इसके अलावा वैज्ञानिक खोजों की नीतियों का विकास करना। ठीक है, एक मकसद ये भी है कि किस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक इंक्वायरी कर पाएंगे। फिर टू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसकी प्रवृत्ति का विकास करना। इसके अलावा खोज प्रक्रिया से संबंधित कौशलों का विकास करना, यानी कि टू डेवलप द स्किल रिलेटेड टू इंक्वायर प्रोसेस। इंक्वायरी प्रोसेस में हम लोग ये सब देख रहे हैं कि जो इसमें विद्यार्थी है वो प्रश्नों की सहायता से अपने जो भी तथ्य है, आंकड़े हैं, उनको खोजने की
कोशिश करता है। तो ये आपका फोकस हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं सिंटेक्स की या संरचना की। इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सिंटेक्स में स्टेप्स लिखे जाते हैं। तो ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इसके भी पहला स्टेप है कि समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी कि इसमें शिक्षक के निर्देशन में छात्र समस्या का चयन करते हैं, यानी कि टीचर जो है एज ए गाइड काम करता है और छात्र कोई भी प्रॉब्लम को उसको सेलेक्ट करता है। इसके बाद जो है आंकड़ों का जो भी समस्या संबंधी उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि समस्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए छात्र ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर शिक्षक केवल हाँ या ना में देता है। ठीक है, और छात्रों के द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया यह उस समय तक चलती रहती है जब तक छात्र प्रस्तुत घटना समस्या के स्पष्टीकरण तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो तब तक वो प्रश्न पूछता रहता है कि जब तक कि उसको समस्या का समाधान नहीं मिल जाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण देके बताया कि बॉटलों का आकार पूछ लेगा, लिक्विड के बारे में पूछ लेगा, टब के साइज के बारे में पूछ लेगा, तापमान के बारे में पूछ लेगा, बलून इक्वल वेट का था या इक्वल आकार का था, ये सब पूछ लेगा। ठीक है, और ये जब तक पूछता रहेगा जब तक कि वो उसके निष्कर्ष पे या परिकल्पनाओं के निर्माण करते समय वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तक नहीं पहुंच पाता। तो यानी कि इसमें जो है छात्रों एवं शिक्षकों के समस्या समाधान के लिए इसमें प्रयास किया जाता है, यानी कि इसमें आप परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे और उसी के आधार पर कारण प्रभाव संबंधों की परीक्षा आप लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि डाटा को आप गैदर करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, फिर उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन है और जो भी इंक्वायरी प्रोसेस है उसका आप लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आ जाता है सामाजिक प्रणाली, यानी कि सोशल सिस्टम। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इस मॉडल ऑफ टीचिंग में टीचर मतलब नेतृत्व प्रदान करता है और छात्रों को पूछताछ करने के लिए वो प्रेरित करता है। इसके बाद जो भी उसका निष्कर्ष निकल कर आता है उसको जो है छात्रों को निरीक्षण करने के लिए अवसर देता है। तो इस प्रतिमान में शिक्षक और छात्र इन दोनों की भूमिकाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और शिक्षक और छात्रों के बीच में सहयोग का उचित वातावरण होता है। तो इसमें जो होता है कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो कोऑपरेशन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें जो शिक्षक होता है और जो छात्र होते हैं वो समानता के आधार पर विचार विमर्श की जो भी प्रक्रिया है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कक्षा का वातावरण जो भी इसमें निर्मित किया जाता है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि इसमें विचारों का आदान प्रदान हो, सहकारिता पर आधारित हो, अंतःक्रियात्मक हो, ग्रुप एफर्ट हो, प्रोत्साहित करने वाला हो और सहयोगात्मक हो। इसमें क्योंकि हम लोग सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अलावा छात्रों की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि दोनों की ही भूमिका को हम लोग नकार नहीं सकते हैं, दोनों ही मुख्य भूमिका में रहते हैं। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो प्रतिमान यानी कि मॉडल की जानकारी देता है, फिर असंगत घटनाओं का वो निर्माण करता है और उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इसके अलावा छात्रों को उचित प्रश्न निर्माण करने और पूछने के लिए वो प्रेरित करता है। फिर परिकल्पना के सत्यापन और स्पष्टीकरण में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, दूसरा आप उदाहरण वो भी ले सकते हैं कि जैसे 2 बीकर है या 2 टब है, उसमें अंडा डाल दिया, लिक्विड भर दिया, अंडा डाल दिया, आपने देखा कि एक अंडा पूरी तरह डूब गया है, दूसरा अंडा तैर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी छात्र जो है बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि दोनों का जो बीकर है वो
सेम ml का है कि नहीं है, उसमें जो लिक्विड भरा है वो सेम उसमें ml भरा है कि नहीं भरा है, इक्वल क्वांटिटी में है कि नहीं है। फिर अंडा दोनों का शेप और वजन मतलब दोनों एक जैसा है कि नहीं है, ठीक है। इन सबको फिर ऑब्जर्व करके फिर वो निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक अंडा आखिर डूब क्यों रहा है, दूसरा अंडा तैर क्यों रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें विद्यार्थियों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि जो प्रस्तुत घटना में असंगत यानी कि उसमें कमी क्या है या दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों है उसकी वो पहचान करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने गुब्बारा वाला उदाहरण दिया था कि 2 बॉटल में अगर गुब्बारे रखे हो और नीचे लिक्विड रखी हो, एक बॉटल का गुब्बारा फूल गया, एक बॉटल का गुब्बारा नहीं फूला। दूसरी ही वैसे ही हम लोगों ने देखा कि 2 बीकर है, उसमें लिक्विड दोनों में बराबर मात्रा में भरे हुए हैं, पर अगर हम एक में अंडा डालें तो एक जो है डूब जाता है, दूसरा नहीं डूबता है। तो इस तरह जो है छात्रों के सामने छात्र जो है जो शिक्षक के से प्रश्न पूछता है, शिक्षक उसका हाँ और ना में उत्तर देते हैं। तो छात्रों को हम लोग हाँ और नहीं वाले प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाए उसके बारे में हम लोग बताते हैं। इसके अलावा छात्रों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो किस तरह से आंकड़ों का संग्रह करेगा, किस तरह से परिकल्पना को बनाएगा और जो परिकल्पना उन्होंने बनाई है उसका परीक्षण कैसे करेगा, उसका प्रयोग कैसे करेगा, उसका स्पष्टीकरण कैसे करेगा और स्पष्टीकरण करने के बाद वो नियम का कैसे निर्माण या कौन सा रूल वो फॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सपोर्ट सिस्टम यानी कि सहायक प्रणाली। तो इसमें जो है परिस्थितियों को प्रस्तुत करने हेतु जो उपयुक्त सहायक सामग्री होती है उसका इसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे जो टॉपिक से रिलेटेड आपका रेफरेंस मटेरियल हो गया, रेफरेंस लिटरेचर हो गया, या प्रयोग के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट जो एपरेटस लग रहे हैं वो या मटेरियल जो लग रहे हैं वो है कि नहीं है, तो ये सपोर्ट सिस्टम इसमें आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा कि जो ये प्रतिमान है इसका विकास जो है विज्ञान शिक्षण के साथ साथ हम इस प्रतिमान को हम दूसरे विषय में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न बनाने को कहते हैं जिसका उत्तर जो शिक्षक सिर्फ हाँ और ना में दे सके, ठीक है। विद्यार्थी जो है ऐसे प्रश्न का निर्माण करना सीख जाता है कि जिसका उत्तर जो टीचर है वो हाँ और ना में दे सके। फिर अगर मान लो वो गलत प्रश्न बना रहा है जिसका उत्तर हाँ और ना में नहीं है, तो विद्यार्थियों को हम लोग फिर से उस प्रश्नों को पुनः संरचित करने के लिए उसको हम लोग प्रेरित करते हैं, यानी कि फिर से रिफ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, आप फिर से क्वेश्चंस को फिर से बनाइए, ठीक है। इसमें एक और जो सिद्धांत है वो है विद्यार्थियों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना, ठीक है। यानी कि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो आपस में इंटरैक्शन करता है, आपस में एक दूसरे से पूछता है, सोचने में मजबूर हो जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट सामने किया जा रहा है वो आखिर एक दूसरे से भिन्न क्यों है, उसमें क्या अंतर है, ठीक है। फिर विद्यार्थी की परिकल्पना को स्वयं स्वीकार या अस्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी ने हाइपोथेसिस निर्मित कर लिया है उसको आप स्वीकृत भी नहीं कर सकते हैं और उसको अस्वीकृत भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को नियम के स्पष्टीकरण के लिए हम लोग उसका प्रयोग प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो क्योंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित हम इसमें कौशलों का विकास करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी या डिस्कवरी के लिए उनका माइंड विकसित हो पाया है कि नहीं हो पाया है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका हम लोग एप्लीकेशन है वो हम लोग से विज्ञान के अलावा उसको दूसरे विषय में कर सकते हैं। फिर हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती है उसके समाधान में हम लोग कर सकते हैं। फिर वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देने में हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का
यूज कर सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में भी हम लोग इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो इस